गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के नियम के बारे में देखा था, जिसके अंतर्गत आपको 3 नियम जो है समझा दिए गए हैं। तो पहला नियम आपको बताया गया था कि पहला नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण या पदार्थ की अविनाशिता का नियम है, जो लेवोजियर द्वारा सन 1744 में दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नियम है वो है स्थिर संगठन या फिर निश्चित अनुपात का नियम है ना, जो 1799 में जो प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। उसके बाद तीसरा नियम हमने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, जो 1804 में जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया है ना। उसके बाद इन 3 नियमों का हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा 2 नियम शेष था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम है ना, और 5वां गेलू-साक का गैस आयतन संबंधी नियम। तो आज हम इन्हीं दोनों नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, क्योंकि 5वां नियम बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि सारी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया इन्हीं 5 नियमों पर टिकी हैं, आधारित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चौथा नियम है तुल्यांक समानुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ओके, तो 4th नियम आएगा हमारा। ठीक है, 4th रूल्स है केमिकल कंबाइनेशन का, व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। ठीक है, मैं पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद आपको फिर इसका मैं जो है डेफिनेशन बताऊंगी। क्लियर है, क्योंकि पहले से बता दी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं इसका डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे उदाहरण बता रही हूँ। देखिए, हम 2 तत्व लेते हैं। ठीक है, 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर, चलिए ये देखिए, हमने 2 तत्व लिया। अब इन दोनों तत्वों को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाना है। देखिए, तो इन दोनों तत्वों को हाइड्रोजन के साथ बारी बारी से क्रिया करवाना है। पहले कार्बन को हाइड्रोजन से क्रिया करवाना है और ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन से क्रिया करवाना है। क्लियर, चलिए, तो जब हम कार्बन को हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है CH4, सब जानते हो, मेथेन। ठीक है, और जब अब इसकी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो बनता है H2O, जल। ठीक है, चलिए, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखते हैं। तो कार्बन का हो गया 6 दूनी 12 और हाइड्रोजन का हो गया 4। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है ना? ठीक है, सबको समझ में आई ना? अब देखो, हमको यहाँ पे कार्बन का जो अनुपात है वो 12 मिला और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो 16 मिला। ठीक है, अब हाइड्रोजन का 4 है यहाँ और यहाँ पर 2 है, तो हमको क्या करना है, इसमें और इसमें हाइड्रोजन का अनुपात सेम लेना है, समान लेना है, बराबर लेना है। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे तो यहाँ पे अनुपात जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने का गुणा करें, 2 में, तो यहाँ पे हम इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 32। क्लियर, क्लियर सबको? तो अब यहाँ पर देखेंगे तो CH4 में हाइड्रोजन का रेशियो 4 है और H2O में हाइड्रोजन का रेशियो 4 है। क्लियर, तो दोनों में हाइड्रोजन का रेशियो इक्वल है, समान है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन इसके बेस पे, क्योंकि दोनों का क्या है, रेशियो समान है, तो हम इसको ठीक है इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन का रेशियो यहाँ पे कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो कितना है, 32 है। तो हमको कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य रेशियो क्या मिला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य हमको रेशियो मिला 12:32। क्लियर,
आप देखो यहाँ पर हमको पता क्या चला कि जब कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो मीथेन बनता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 12:4 का रेशियो होता है। ठीक उसी प्रकार जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वाटर बनता है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है 2:16 का क्या होता है रेशियो होता है, या फिर 4:32 का रेशियो होता है। ठीक है, लेकिन सोचो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करें तो उनके मध्य किस प्रकार का रेशियो होगा। हाँ, इसके मध्य कैसा रेशियो है हमको पता चल गया, इसके मध्य कैसा रेशियो है वो भी हमको पता चल गया। लेकिन सोचो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करे और उसके द्वारा क्रिया करेंगे तो यौगिक बनेगा ही, है ना। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक के बीच में रेशियो कितना होगा। ठीक है, कितना होगा तो देखो हम कैसे अनुमान लगाएंगे। तो देखो जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे ना तो यदि देखो चेक करेंगे, इन दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो उनके मध्य रेशियो 12:32 होगा। ठीक है, हमको पता चल गया इसके बेस पे। ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो उनके मध्य कितने कितने का रेशियो होगा, है ना। तो हमने पता कर लिया कि इन दोनों के मध्य कितने का रेशियो होगा 12:32 का। अब चेक कर लें होगा कि नहीं। देखो आपको मैं प्रूफ करके बताती हूँ, कंफर्म इनके मध्य 12:32 का रेशियो आएगा। कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है ना। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो कार्बन का होगा 6 दूने 12 और इसका हो जाएगा एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना 32। आ गया, प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया, क्लियर, समझ में आई। तो यही हमको करना है। देखो इस नियम के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि जब दो तत्व तीसरे तत्व से क्रिया करता है ना, जब दो तत्व तीसरे तत्व से क्रिया करता है तो इन दोनों तत्वों के मध्य में वही अनुपात होगा, इन दोनों तत्वों के मध्य में वही अनुपात होगा। ठीक है, जो इन दोनों ठीक है वही अनुपात होगा जो ये दोनों तत्व इसके साथ संयोग करने पर, मतलब जिस अनुपात में ये दोनों तत्व इसके साथ संयोग करते हैं। तो आया ना, इन दोनों तत्वों में वही मतलब ये दोनों तत्व जिस अनुपात में इसके साथ संयोग किया उसी अनुपात में, देखो उसी अनुपात में ये दोनों तत्व आपस में संयोग करते हैं, तभी तो ये 12:32 आया, वरना दूसरा आता ना। तो याद रखेंगे, ठीक है, जिस अनुपात में ये दोनों इसके साथ संयोग करते हैं उसी अनुपात में ये दोनों आपस में संयोग करते हैं। क्लियर, क्लियर, यही हमारा व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम है। तो देखिए इसको लिखते हैं, क्या है, जब याद रखेंगे 3 तत्वों में से एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है ना, एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पे किसका द्रव्यमान निश्चित है, हाइड्रोजन का। तो जब 2 तत्व, ठीक है, ये देखिए 2 तत्व, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ 2 तत्व है। तो जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व, ठीक है, तो तीसरा तत्व यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। तो जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, निश्चित द्रव्यमान से, देखो जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान, पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान में वही अनुपात होगा, पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान में वही अनुपात होगा जो उन दोनों तत्वों के आपस में संयोग करने से
वही अनुपात होगा जो उन दोनों तत्वों के आपस में संयोग करने से बनने वाले यौगिक में होता है। या उनका सरल गुणक होता है, या उनका सरल गुणक होता है। क्लियर? समझ गया ना सभी? अब देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के, ठीक है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्व के द्रव्यमान में वही अनुपात होगा जो उन दोनों के आपस में, ठीक है, पहले दोनों तत्व के द्रव्यमान में वही अनुपात होगा जो दोनों तत्व के आपस में संयोग करने से बनने वाले यौगिक में होता है। क्लियर? ठीक है, देखो इन दोनों तत्वों के संयोग करने से बनने वाला यौगिक में वही अनुपात हुआ ना, जिस अनुपात में ये इसके साथ संयोग किया था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो, ठीक है, और जब वही अनुपात नहीं होता तो उनका सरल गुणक होता है, ठीक है, वही अनुपात नहीं होता तो उसका सरल गुणक होता है, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। क्लियर हो गया सबको? चलिए, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान में वही अनुपात होता है जो दोनों तत्व के आपस में संयोग करने से बनने वाले यौगिक में होता है या फिर उनका सरल गुणक होता है, तो इसे व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा? चलिए, तो एक और एग्जांपल मैं लेके आपको समझाती हूँ। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन को दोनों हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, और जब सल्फर हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो यौगिक बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो यौगिक बनता है जल। यहाँ पे हम इसका रेशियो देखेंगे तो 2:32, 16 दूनी 32। यहाँ पर हम इसका रेशियो देखेंगे तो 2:16। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन का रेशियो इक्वल है, तो हमको और मल्टीप्लाई करने, किसी भी दिशा में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमको हाइड्रोजन का रेशियो बस सेम रखना है, ठीक है। तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य रेशियो कितना होगा? सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य रेशियो हो जाएगा 32:16। क्लियर? या फिर 2:1 है ना, या 2:1, क्योंकि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो देखो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फर का डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रेशियो देखेंगे तो 16 दूनी 32 और एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? देखो 1:1। तो मैं अभी आपको बोली थी कि जब रेशियो सेम टू सेम ना आए तो उनका क्या होता है? सरल गुणक होता है। तो एक क्या है? एक किसी भी संख्या का सरल गुणक होता है ना। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान तुल्यांक समानुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर? चलिए, तो आपको बता दिया जाता है कि यह नियम किसने और कब दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यह जो नियम है वो 1792 में है ना, सन 1792, ठीक है। तो इस 1792 में जे.बी. रिचर्ड द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1792 में जे.बी. रिचर्ड द्वारा दिया गया था। चलिए अब हमारा लास्ट नियम है, और लास्ट नियम क्या है? तो लास्ट था गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम।
पांचों नियम में सबसे सरल नियम, ठीक है, पांचों नियम में जो सबसे सरल नियम है वो है गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। पांचवा, गेल-लुसाक का किसके संबंधी, गैस आयतन, मतलब गैस के आयतन से संबंधित होता है, तो गैस आयतन संबंधी नियम। चलिए, तो गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो पहले ही बोला रहा है कि गेल-लुसाक का मतलब किसका द्वारा दिया गया नियम है, गेल-लुसाक के, ठीक है। तो लिखेंगे कि यह नियम सन 1804 में, ठीक है, सन 1804 में गेल-लुसाक द्वारा दिया गया था। क्लियर, यह नियम सन 1804 में गेल-लुसाक द्वारा दिया गया था। अब देखिए, मैं पहले एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको रूल्स बताऊंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं H2G और क्लोरीन गैस लेते हैं Cl2G, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और उनका आयतन होता है 2, ठीक है। बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर होता क्या है, इसका हम क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आयतन, यहाँ पे सामने की संख्या देखना है ना, आयतन के लिए सामने की संख्या देखना है। तो सामने में कोई भी संख्या नहीं है, जैसे आप मैथ से सॉल्व करते हो और ऐसा आपका x y आता है, जैसे यहाँ पे 2x रहता है तो हम 2x लिखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो आप क्या मानते हो कि यहाँ ये एक की संख्या में है, तो सेम यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे इसका कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका आयतन कितना है, 1। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं, इसलिए इसका आयतन कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे एक संख्या है 2, इसलिए इसका आयतन कितना है, 2। तो इसके मध्य हम आयतन में अनुपात निकालेंगे, तो आयतन में अनुपात क्या हो गया, 1:1:2, ठीक है, 1:1:2। तो ये क्या है, उसके आयतन में एक सरल अनुपात है, ठीक है, उसके आयतन में एक सरल अनुपात है। सरल अनुपात में हम हमेशा यही नंबर लिखते हैं ना, पूर्ण संख्या लिखते हैं ना। चलिए सेकंड एग्जांपल आपको बताती हूँ। सेकंड एग्जांपल में नाइट्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के 3 अणु से क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है 2NH3 गैस। कौन सा गैस बना, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस बना। तो इसके आयतन में हम अनुपात देखते हैं, तो इसके आयतन में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ भी कोई नंबर नहीं तो 1, यहाँ पे देखो कितना है 3 तो 3, यहाँ पे कितना है 2, तो इसके आयतन में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, तो 1:3:2, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:2:3। तो इस प्रकार से इसके आयतन में सरल अनुपात हो गया। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये अभिकारक है या फिर क्रिया अभिकारक गैस है या क्रिया करने वाला गैस है, ये अभिकारक गैस है या क्रिया करने वाला गैस है, ठीक है, ये अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ है वो भी गैस है, ये भी अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ है और वो भी गैस है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, और यदि आप लोग तीसरा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर पेश है, ठीक है, जैसे कि कार्बन, ठीक है, कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है और क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है, कितने ऑक्सीजन गैस के साथ, तो 2 ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे भी इसको हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कितना है, ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कितना कार्बन है,
तो 2 कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 2 दूने 4, तो यहाँ 2 दूने 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा रहेगा। अब देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया ना। अब इनमें आयतन में रेशियो देखेंगे 1, सॉरी यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1:2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी अभिक्रिया करने वाले अभिकारक गैस है, और यहाँ भी बनने वाला पदार्थ उत्पाद वो भी क्या है, गैस है। तो गेलुसाक का गैस आकलन संबंधी नियम क्या हुआ, तो यह नियम सन 1804 में गेलुसाक ने दिया था, और यह कहा कि देखो ताप और दाब, ठीक है, देखो जब भी अभिक्रिया होगी ना, जब भी ये अभिक्रिया होगी तो ताप और दाब, ठीक है, मतलब दाब और ताप दोनों कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। स्थिर मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके मान बदलते नहीं है, मान में परिवर्तन नहीं आता। तो ताप और दाब की समान परिस्थिति जब स्थिर रहता है ना, तो उसको बोलते हैं समान परिस्थिति। क्लियर। तो ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब अभिक्रिया करने वाले ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती है, या ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब गैसें आपस में क्रिया करती है, तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, और यदि अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो उनके भी आयतन में एक सरल अनुपात होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं। जब ताप और दाब की समान परिस्थिति में अभिक्रिया करने वाली गैसें, ठीक है, 2 गैस, देखो ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती है, तो उनके आयतन में एक निश्चित अनुपात, एक सरल अनुपात होता है, और अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ भी यदि गैस है तो उसके भी आयतन में एक सरल अनुपात होता है। हो गया नियम, और ये आप तीनों में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 5 रासायनिक संयोग के नियम कंप्लीट होते हैं। आप पढ़िए, अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक और बचा सीमांत अभिकर्मक, रासायनिक समीकरण भी है। तो मैं रासायनिक समीकरण को केवल आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छे से पढ़िए।